हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉज हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। 2 लॉज बाकी हैं, अब उन 2 लॉज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चौथा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ दिया गया था, रिक्टर केमिस्ट थे 1792 में। अब ये लॉ कहता क्या है ये देख लो। ये कहता है द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी इज आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइंड डायरेक्टली विथ ईच अदर। तो थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है देखने में डेफिनेशन, लेकिन इसको बहुत साधारण तरीके से और सिंपल तरीके से हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो एक एक लाइन ध्यान से देखो और सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट के मास का रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझ में आया 2 एलिमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलो इसको अलग से हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपके सामने। तो देखो, सबसे पहला काम तो ये कि 2 एलिमेंट को यहाँ पे आप मान लो, कौन कौन सा, ए और बी। तो यहाँ पे लिखो ए और ये देखो ये है बी। समझ में आया। 2 एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास। तो ए और बी एक फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ अलग अलग कंबाइन कर रहा है, यानी कि एक फिक्स्ड मास का कोई एलिमेंट होगा सी और इसके साथ ये दोनों ए और बी अलग अलग कंबाइन करके अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, अब हम कंबाइन कराते हैं इनको, ए को सी से और बी को सी से। तो देखो ए और सी आपस में कंबाइन करेंगे तो मान लो कि एक कंपाउंड बना जिसका नाम है A2C। ठीक है, ए बी से कंबाइन किया और इसने एक कंपाउंड बनाया A2C। इतना समझ रहे हो, सिंपल है। ठीक वैसे ही बी सी से कंबाइन किया और इसने भी एक कंपाउंड बना लिया सी के साथ, B3C। समझ गए। अब देखो जरा डेफिनेशन क्या कह रहा था, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइंड सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी। तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट ए और बी इसने सी के साथ कंबाइन करके 2 अलग अलग कंपाउंड बना लिया। इनके मास की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसके मास के रेशियो की बात हो रही है, द रेशियो ऑफ द मासेस, किसके मास का रेशियो। तो जो फिक्स्ड है, जैसे देखो ये सी फिक्स्ड है, ए ने सी से कंबाइन किया था और बी ने सी से कंबाइन किया था, इसमें सी फिक्स्ड है ना, इसके मास का रेशियो नहीं, A2 के मास का रेशियो और B3 के मास का रेशियो, इनके मास का रेशियो। ठीक है, तो मान लो कि A2 का जो मास होगा इस कंपाउंड में वो होगा M। क्या होगा, M। क्या होगा, M। मिटा दूं मैं, ठीक है। A2 का जो मास होगा वो होगा M, ऐसा हम मान लेते हैं। और B3 का जो मास होगा वो होगा N, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इनका जो रेशियो होगा, A2 का मास M और B3 का मास N, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आएगा M/N। बोलो, क्लियर है। A2 का मास M, B3 का मास N और इन दोनों के मास का रेशियो। देखो C का रेशियो नहीं, C को छेड़छाड़ मत करना, C जो फिक्स्ड है उसको छोड़ दो। ठीक है, M/N ये बराबर होगा, सेम होगा, इज आइदर द सेम। यही तो कह रहा है डेफिनेशन, इज आइदर द सेम। किसके सेम, किसके सिमिलर होगा। तो देखो ये A ने C से कंबाइन किया था और A2C एक कंपाउंड बनाया था, B ने C से कंबाइन किया था और B3C एक कंपाउंड बनाया था। अब A और B जब आपस में मिलेंगे तो ये भी एक कंपाउंड बनाएंगे। तो मान लो कि A और B जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, A2B3, और डेफिनेटली ये यही बनाएंगे, A2B3 ही बनाएंगे। ठीक है, तो A2B3। अब देखो A और B ने आपस में कंबाइन किया और ये वाला कंपाउंड बना लिया। अब इसमें देखो A2 का मास क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे A2 के मास को क्या कंसिडर किया था, M। तो इस कंपाउंड में A2 का मास M
और B3 का मास भी हम पहले देखो n, ऐसा n मान चुके हैं, तो यहाँ पे भी होगा B3 का मास n। तो A2B3 ये जो कंपाउंड बना A और B के आपस में मिलने से इनका जो रेशियो होगा मास का वो भी होगा m/n। बोलो, वो भी होगा m/n, होगा ना। तो देखो ये m/n जब A C के साथ और B C के साथ कंबाइन करके ये वाला जो दो अलग अलग कंपाउंड बनाया था, यहाँ पर भी A2 का और B3 का इन दोनों के मास का रेशियो m/n था। और जब A और B ने आपस में कंबाइन होकर A2B3 बनाया तो यहाँ A2 और B3 दोनों के मास का रेशियो भी m/n होगा। तो ये m/n और ये m/n सेम हुए कि नहीं? सेम हुए ना। तो यही तो कह रहा है डेफिनेशन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का कि आइदर द सेम, ये सेम होंगे। तो देखो एक और कंडीशन है, सेम तो हो गए, और क्या? और सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ द मासेस, या तो सेम होंगे या सिंपल मल्टीपल में होंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि सेम होंगे। चलो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। A, B और C को हटाते हैं, A की जगह कोई एलिमेंट लेते हैं, B की जगह कोई एलिमेंट लेते हैं, C की जगह कोई एलिमेंट लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बताओ A की जगह पर क्या ले लूँ, B की जगह पर क्या ले लूँ, C की जगह पर क्या ले लूँ? तो सोडियम और क्लोरीन ले लेते हैं, है कि नहीं? बेहतर। तो चलो A की जगह ले लेते हैं सोडियम, B की जगह ले लेते हैं क्लोरीन और C की जगह ले लेते हैं हाइड्रोजन। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन के साथ एक बार कंबाइन करेगा और क्लोरीन भी एक बार हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। ये दोनों आपस में कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाएगा NaH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। बहुत बढ़िया। अब ज़रा देखो, अच्छा हाँ, सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ये दोनों आपस में A और B। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। ये सोडियम एक बार इसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन एक बार इसके साथ कंबाइन करेगा, दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे और फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो एक अलग कंपाउंड बनेगा, तुम जानते हो, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बढ़िया, बेहतर। अब ज़रा देखो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन फिक्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन फिक्स है। दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन को छूना नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके अलावा देखो सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा क्या है? क्लोरीन है। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23 और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। तो चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं 35, ठीक है। अभी हम 35 ही मान लेते हैं, होता 35.5 है, लेकिन तुमको समझ में आए अच्छे से इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए 35 कंसीडर करते हैं। तो 35 ही हमने सिर्फ क्लोरीन का मास यहाँ पे मान लिया, कंसीडर कर लिया। तो ज़रा बताओ तो यहाँ पे सोडियम का मास 23, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है इसका मास 35, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? यहाँ पर रेशियो होगा 23/35। बोलो, यही रेशियो होगा ना, 23/35। ठीक है। अब जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाया था तो इस कंपाउंड में सोडियम का मास फिर यहाँ भी 23 ही होगा और क्लोरीन का मास वही होगा, सेम 35। तो देखो यहाँ पे जब इस सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया और सोडियम हाइड्राइड बनाया और क्लोरीन ने भी फिक्स्ड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड में सोडियम, हाइड्रोजन को छोड़ दो, जो फिक्स्ड है उसको छोड़ दो, उसके अलावा सोडियम का जो मास है और इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है उसका जो मास है, इन दोनों का रेशियो ये आया 23/35। और जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाया और यहाँ पर सोडियम का और क्लोरीन का जब हम अलग अलग मास देखें तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35। अब इन दोनों का रेशियो अगर हम देखें तो क्या आएगा? 23/35। तो देखो दोनों सिमिलर नहीं हो गए? 35, क्या दोनों सिमिलर नहीं हो गए? ये सोडियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें जो मासेस हैं, सोडियम और हाइड्रोजन क्लोरीन का जो मास का रेशियो है वो, और जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिला था
तो सोडियम क्लोराइड बना था, ठीक है, इसमें जो दोनों के मास का रेशियो है वो सेम आएगा, यही कहता है ये लॉ। और क्या कहता है, और ये कहता है कि या तो सेम आएगा या फिर एक सिंपल रेशियो में होगा, मल्टीपल रेशियो में, राइट। तो वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, कैसे होता है, कैसे होता है सिंपल मल्टीपल रेशियो में, ठीक है। चलो उसके लिए हमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो बताओ कौन सा एग्जाम्पल ले लें हम ले लेते हैं पहले 3 एलिमेंट जिसको मिला करके हम बनाने वाले हैं 3 अलग अलग कंपाउंड। तो तुम्हें पता है कि एक एलिमेंट तो फिक्स्ड होगा, है ना। तो चलो 3 लेते हैं हम, एक लेते हैं हाइड्रोजन, एक लेते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट और एक लेते हैं सल्फर। देखो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पे है और ये सी की जगह पे है। तो ए बी के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके एक अलग कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन करके एक अलग कंपाउंड बनाएगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक अलग कंपाउंड बनाएंगे। तो जो फिक्स्ड है ये एस यहाँ पर, इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2S बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। और ये S और O आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। और फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, हाइड्रोजन और सल्फर ये आपस में जब कंबाइन हुए तो H2S बना। इसमें सल्फर देखो फिक्स्ड है। जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। इसमें भी देखो सल्फर की संख्या 1 है, ये भी फिक्स्ड है ना। अब इसको छोड़ दो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है हमें। इसके साथ जो है हाइड्रोजन, इसका मास क्या होगा हाइड्रोजन का, देखो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे O2, सल्फर को छोड़ दो, सल्फर के साथ जो है ऑक्सीजन, इसका मास क्या होगा, तो एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 होता है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ऑक्सीजन का मास जो होगा वो होगा 32। अब इन दोनों का रेशियो देखो, तो रेशियो निकालो, तो 2/32 करोगे ना, 2/32, तो ये आ जाएगा 1/16 हो गया, इसका काम हो गया। ऊपर चलते हैं। अब देखो जब इन दोनों ने आपस में कंबाइंड किया तो क्या बना, H2। अब इन दोनों के मास का रेशियो निकालो, दोनों के मास का, तो H2 का 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पर बोलो, 16। एक ही ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन 2 था इसलिए मास 2 रखा, ऑक्सीजन तो 1 है, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, तो ये गया 8 टाइम्स में। तो यहाँ पे जो रेशियो आया वो क्या आया, 1/8। यहाँ पे जो रेशियो आया था इन दोनों का वो आया था 1/16, और यहाँ पे जब इन दोनों का रेशियो निकाला तो आया 1/8। तो ज़रा देखो 1/16 इसका और 1/8 इसका, है ना। तो देखो ये 1/16 और ये 1/8, क्या ये सिंपल मल्टीपल रेशियो में नहीं है ना, सिंपल मल्टीपल रेशियो में, समझ रहे हो। सिंपल मल्टीपल रेशियो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, तो देखो ना 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 2 के सिंपल मल्टीपल रेशियो में चल रहे हैं। ठीक वैसे यहाँ पे 1/16 1/8 देखो, ये 2 1/2 के सिंपल मल्टीपल रेशियो में नहीं चलेंगे, 1/2 के, है ना। तो बस क्लियर हो गया ये लॉ आपको, उम्मीद है। यही कहता है रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यही कहता है, या तो सेम होंगे, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, या तो सेम होंगे या फिर ऐसे सिंपल मल्टीपल रेशियो में होंगे। क्या जब 2 अलग अलग एलिमेंट फिक्स्ड मास के एक तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड करेंगे, ठीक है, तो कंबाइन करके जो 2 अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड में जो फिक्स है उसको छोड़कर उसके साथ जो एलिमेंट कंबाइंड है उसका मास अपॉन दूसरे वाले कंपाउंड में भी फिक्स्ड वाले को छोड़कर जो दूसरा है उसका मास, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो जो भी आएगा वो बराबर होगा किसके, जब वही दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो उन दोनों के मास का जो रेशियो होगा या तो उसके बराबर आएगा या फिर सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा, कुछ इस तरीके से 1/8 1/16 1/32। समझ में आया, बहुत सिंपल। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करेंगे अब हम, है ना।
करें? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.27% ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है? 27.27%, और कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन कितना है? 15.79%, और सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर है वो है 50%। तो ये डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आर दीज स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, जो अभी हमने पढ़ा। तो चलो देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे ए की जगह पर सल्फर है, बी की जगह पर ऑक्सीजन है और सी की जगह पर कार्बन है। तो एक बार सल्फर कार्बन के साथ कंबाइन करके बनाएगा एक कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे कार्बन सल्फाइड, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़िया। और फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे और वो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। डेटा क्या क्या दिया हुआ है? तो देखो CH2 में कार्बन और सल्फर मिलके जो बनाए हैं CH2, इसमें कार्बन कितना है? 15.79%, यानी कि 100 ग्राम अगर हम CH2 को माने तो 100 ग्राम में 15.79 ग्राम क्या है? कार्बन। और बाकी 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो 84.21 ग्राम क्या बचेगा हमारा? सल्फर। ठीक है। ठीक वैसे ही देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जिन्होंने जो कंपाउंड बनाया था, उसमें कार्बन कितना है? कार्बन वो है 27.72%। क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन, देखो CH2 कंटेन 27.27% ऑफ कार्बन, राइट। तो अगर 27.72% कार्बन है तो 100 में से 27.72% माइनस कर देंगे, उतना परसेंट ऑक्सीजन होगा, 72.73%। ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पे CH2 में और यहाँ CO2 में, ठीक से देखना। देखो CH2 में अगर हम पूरे CH2 कंपाउंड को 100 ग्राम माने तो 100 ग्राम में 15.79 ग्राम कार्बन है, जो कंबाइन हो रहा है 84.21 ग्राम ऑफ सल्फर से। तो अगर 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन हो रहा है 84.21 ग्राम ऑफ सल्फर से, तो 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑफ सल्फर से कंबाइन होगा? तो हम 84.21 को डिवाइड कर देंगे, 84.21 को डिवाइड कर देंगे 15.79 से, 15.79 से। ठीक है, समझ गए? तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग आपका 5.33 ग्राम। ठीक, अगर वैसे ही मैं पूछूं कि इस CO2 में, इस CO2 कंपाउंड में देखो, ये CO2 अगर अपने आप में 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 72.73 ग्राम तो है ऑक्सीजन और 27.27 ग्राम है कार्बन। तो अगर 27.27 ग्राम कार्बन कंबाइन हो रहा है 72.73 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 1 ग्राम कार्बन CO2 में कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा? तो सिंपल 72.73 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 27.27 से। तो ये कितना आएगा? ये लगभग आ जाएगा 2.67 ग्राम। समझ गए? समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, ये कंबाइन हो रहा है 5.33 ग्राम ऑफ सल्फर से, ये हमने निकाल लिया। 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन हो रहा है 2.67 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से यहाँ पर CO2 में। ठीक है, अब इन दोनों मासेस का रेशियो निकालो, इन दोनों का। तो क्या करोगे? 5.33 अपॉन 2.67, तो ये आ जाएगा लगभग 2/1, 2:1 के रेशियो में। समझ गए? अच्छा, ये रेशियो हमने क्यों निकाला? तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये देखो, सल्फ़र कार्बन के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाएगा, और उसमें जो फिक्स है उसको छोड़ करके, यानी कि देखो इसमें कार्बन फिक्स है, इसमें भी कार्बन फिक्स है, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन इन दोनों के मासेस का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। वही हमने निकाला यहाँ पर, 1-1 ग्राम में निकाल लिया सिंप्लीफाई करके। ठीक है,
अब हमको देखने के लिए कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए हमें सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिलके जो SO2 बना है, इनकी भी मास का रेशियो निकालना होगा। तो निकालें। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, SO2 में जो सल्फ़र है वो है 50%, ये देखो 50% है ना, 50%। हाँ, तो अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र 50% होगा तो ऑक्सीजन भी तो 50% ही होगा, है ना, 50-50% दोनों होंगे। तो अब अगर हम इनके मास का रेशियो निकालें यहाँ से तो क्या होगा, क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो सल्फ़र 50%, ऑक्सीजन 50%, तो 50/50 इज इक्वल टू 1/1, एक सिंपल रेशियो 1/1 का मिला ना हमें, ठीक है। अब ज़रा देखो तो क्या ये 1/1 बराबर है 2/1 के, बराबर है, नहीं है। जब हमने इन दोनों कंपाउंड में सल्फ़र और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला था तो आया था 2/1, और जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके, सल्फ़र और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन करके SO2 बनाया, इसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो आया 1/1। तो क्या ये बराबर है 2/1 और 1/1? बराबर नहीं है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सिर्फ ये थोड़ी कहता है कि बराबर होना चाहिए, हाँ, ये भी कहता है कि देख लो क्या ये एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में है, तो बिल्कुल है, देखो ना 1/1 2/1 ये एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल रेशियो में ही तो हैं। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो सिंपल तो आ जाएगा 2/1। तो अगर सिंपल मल्टीपल रेशियो में भी होते हैं तो सेटिस्फाई करते हैं, समझ गए। अब ये तो हो गया। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं लॉ, वो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या फिर गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो चलो उसको देखते हैं। अब देखो जो आखिरी लॉ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो गैस के वॉल्यूम के बारे में बताता है ये लॉ। तो ये लॉ कहता क्या है, देखो जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, तो वो हमेशा कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती हैं कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट जो बनता है उसका वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो में होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ठीक है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, 2HCl, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, और ये जो 2HCl है ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में है। तो अगर आपने इसका देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ क्लोरीन का भी एक मॉलिक्यूल है, और HCl के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का, 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस का, ये आपस में कंबाइंड होके 2 वॉल्यूम ऑफ HCl देंगे, ठीक है। और ये फिक्स्ड है, हमेशा ऐसा ही होगा। ये कंफर्म है कि एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का, एक वॉल्यूम क्लोरीन का, ये जब आपस में मिलेंगे तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड के बनेंगे, मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप वॉल्यूम की जगह पे लीटर बोल सकते हो। अगर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस 1 लीटर क्लोरीन गैस से कंबाइन करेगा तो 2 लीटर, कितना, 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक गैस मिलेगा, समझ गए। और इनका रेशियो देखो तो 1:1:2, मतलब 1:1:2 के रेशियो में है। तो आपको एक सिंपल सा रेशियो मिलेगा गैसेस का, कुछ इस तरीके का 1:1:2। एक और एग्जांपल से इसको देखें, एक और एग्जांपल ले लें। चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर H2O बनाते हैं। देखो अगला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके H2O बना रहे हैं, वाटर, ठीक है। तो देखो ये बैलेंस है, नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2, अब बैलेंस है, नहीं है, अब यहाँ पे 2, अब बैलेंस है। तो देखो यहाँ पे 2 वॉल्यूम कहने का मतलब कि आप 2 लीटर हाइड्रोजन अगर ले रहे हो, 2 लीटर, तो आपको 1 लीटर ऑक्सीजन लेना है, और फिर ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे 2 लीटर, कितना, 2 लीटर H2O बनाएंगे, यानी कि वाटर बनाएंगे, समझ रहे हो, ये फिक्स है। अब यहाँ पे रेशियो देखो ज़रा, 2 ये (1) ये 2, ये एक सिंपल रेशियो है ना।
तो क्या कह रहा था डेफिनेशन, बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियो शो करेंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेना है, अमोनिया ले लेते हैं कि अमोनिया कैसे बनता है। देखो नाइट्रोजन गैस लेना है और क्या लेना है, हाइड्रोजन गैस लेना है। तो चलो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं, तो लेते हैं N2 और H2 और हमें मिलेगा NH3। तो ये है अमोनिया। देखो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे। बैलेंसिंग आनी चाहिए, आप पहले भी बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, तो आपको ज्ञान तो होना चाहिए कि कंपाउंड क्या बनता है, कंपाउंड्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखो ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो देखो तो यहाँ पे N2 नाइट्रोजन गैस, ये कितना लीटर है, अगर देखें तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल तो 1 लीटर है ना, या 1 मिलीलीटर 1 वॉल्यूम है। ये कितना है 3 लीटर, राइट। 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे तो अमोनिया कितना बनेगा। देखो अमोनिया बैलेंस है नहीं है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2NH3, 2 लीटर, समझ गए। यानी कि 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके और 2 लीटर अमोनिया बनाता है। रेशियो देखो तो ये 1 लीटर, हाइड्रोजन 3 लीटर और ये 2 लीटर, 1:3:2, सिंपल, समझ गए। तो ये था गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये सिंपल है, जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना था वो इसके पहले जो हमने देखा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन उसमें समझना था। और ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आसान लगेंगी। तो ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। चलें, प्रणाम।